सो वेलकम बैक टू ई सबक गाइस। पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जो मोशन था उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन की थी। तो इस बार आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम मोशन के बारे में और कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। आज हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तो आगे जाके डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, 1D 2D 3D मोशन पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बिना टाइम ज़ाया किए मैं आप स्टार्ट करता हूँ। तो आज की जो हमारी हेडिंग है वो है हमारे पास यहाँ टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन कितने प्रकार के होते हैं? बहुत प्रकार के मोशंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे, हम 3 टाइप्स के मोशन यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला मोशन जो है उसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है उसको कहते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। और तीसरा जो हमारे पास है उसको कहते हैं हम सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। आप एक बार पेन और कॉपी साथ में ले रखें और अपने नोट्स मेरे साथ साथ ही बनाते रहें। ये सब चीज़ें हम यहीं पर डिस्कस करेंगे और आफ्टर द लेक्चर आपको ये सब चीज़ें पूरी याद हो गई होंगी। ठीक है, तो पहले जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है हमारे यहाँ पर क्या है, उसको कहते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन उस मोशन को कहते हैं जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे चले, मतलब कि वो मोशन जो सिर्फ एक ही यूनि डायरेक्शन में चले, वो अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे। मिसाल के तौर पर मुझे ए पॉइंट से जाके बी पॉइंट तक जाना है, तो मैं क्या करूं, एक यूनि डायरेक्शनल मतलब कि स्ट्रेट लाइन जो यहाँ पर पाथ होगी यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक, इस स्ट्रेट लाइन में जो मोशन आएगी हमारी उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, उसको कहते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, मतलब कि ये ए से अगर मुझे बी जाना है, मैं पहले ए से सी नहीं जा सकता या सी से डी नहीं जा सकता, ऐसे इधर उधर नहीं जा सकता। सिर्फ मैं क्या कर सकता हूं, मैं इधर उधर नहीं जा सकता, डायरेक्ट बी। मेरे पास जो रेक्टिलिनियर मोशन होगा वो सिर्फ कौन सा होगा, ये स्ट्रेट लाइन जो भी डायरेक्ट होगा, स्ट्रेट होगा, उसको कहते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन को क्या हम लिख सकते हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। क्या लिख सकते हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। इसके एग्जाम्पल्स में भी यहां पर रखूंगा ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी हो जाए। एग्जाम्पल्स यहां रखते हैं, ए बॉय पुशिंग और या पुलिंग लिखेंगे, पुलिंग ए बॉक्स। अब हम ये देखेंगे, अब देखो ये एक बहुत बड़ा बॉक्स है। अब एक बॉय जो है वो इसको क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, ऐसे आगे जाके इसको पुश कर रहा है। ये जो मोशन कहलाएगा इसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर? ठीक है। या अगर हमारे पास मानो कि हमारे पास एक पेड़ है और उससे क्या गिरेगा, कोई फल गिरेगा, वो भी क्या कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि वो भी स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, तो दूसरे एग्जांपल भी यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फ्री फॉलिंग ऑफ फ्रूट फ्रॉम ए ट्री। ठीक है, तो मुझे लगता है यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा क्या होता है रेक्टिलिनियर मोशन। तो दूसरा हम देखेंगे यहां पर ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, तो दूसरी हेडिंग डाल दीजिए आप, ऑसिलेटरी मोशन। लेटरी मोशन। ठीक है, तो आपको मैं समझाता हूं ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, फिर हम इसको लिखेंगे। ठीक है, पहले समझो, मतलब कि कोई भी बॉडी जो है ना, वो जब मोशन स्टार्ट करेगी, मतलब जहां से वो मोशन स्टार्ट करेगी, मिसाल के तौर पर कोई एक लड़का जो है वो यहाँ पर ए पॉइंट पर बैठा हुआ है। अब उसने इरादा किया कि मैं अपनी मोशन जो है वो चेंज करूंगा।
अपनी मोशन जो है चेंज करूंगा। वो क्या ए पॉइंट से अपनी मोशन जो है स्टार्ट करेगा, तो ए पॉइंट से वो चला गया किस पे, बी पॉइंट पे, और जहां से उसने ये मोशन स्टार्ट की इसको कहते हैं हम मीन पोजीशन। क्या कहते हैं, मीन पोजीशन, पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन। अब वो कहां पर पहुंचा, ए पॉइंट, ए जो बॉय जो बैठा था ए पॉइंट पर, उसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और कहां गया, बी पॉइंट पे। अब फिर क्या हुआ, फिर वो बी से वापस आया, बी से वापस आया ए तक, बी से वापस आया ए तक, ठीक है, और फिर से ए से क्या गया, ए से गया वो फिर से बी तक, या ए से गया वो सी तक, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो बाय कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये जो मोशन कर रहा है इस ए के विथ रेस्पेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये ए से बी तक जा रहा है, फिर बी से ए तक वापस आ रहा है, फिर ए से सी तक जा रहा है, फिर सी से ए तक वापस आ रहा है, फिर ए से बी तक फिर से वापस जा रहा है, ऐसा कोई मोशन कर रहा है। इस मोशन को कहते हैं हम टू एंड फ्रो मोशन। क्या कह रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन, फ्रो मोशन। और आप सबने ये जो मोशन है ये देखी होगी, कहां पर, कहां पर देखी होगी, स्प्रिंग में। स्प्रिंग को जब हम क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं फिर जब छोड़ते हैं, वो क्या करती है, वो भी ये टू एंड फ्रो मोशन करती है। दूसरी चीज मैं ऐसे समझाऊं, ऐसी कोई भी मोशन जो रिपीट हो जाए, क्या आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो रिपीट हो जाए। मिसाल के तौर पर किसी इंटरवल के बाद अगर मैं समझाता हूं आपको, एक बाय जो है इसको बी तक जाना था और इसको 2 मिनट लगे बी तक जाने में, ठीक है। आफ्टर दैट ये बी से वापस आ गया कहां पर, ए पॉइंट पर, और ए से फिर से इसने वापस कर दी यात्रा स्टार्ट कहां तक, बी तक, और फिर से मानो इसको इस चीज में लगे 2 मिनट, और हर 2 मिनट के बाद ये ए मिनट तक ए तक पहुंचता है और ए से फिर से बी तक जाता है। तो ये क्या कर रहा है, अपनी जो मोशन है इसको रिपीट कर रहा है, अपनी जो मोशन है इसको रिपीट कर रहा है अराउंड ए मीन पोजीशन को। मीन पोजीशन को है जहां से इसने स्टार्ट की थी मोशन, उस मोशन को जो रिपीट होगी हर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अराउंड ए मीन पोजीशन, उसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो लिख लेंगे, यहां पर लिख लेंगे, when a body repeats its motion after a certain interval of time from a mean position is called oscillatory motion. ठीक है, मुझे लगता है यहां तक तो सबको समझ आ गया होगा। तो इसके भी एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं, पेंडुलम लिख सकते हैं, पेंडुलम लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तीसरी हेडिंग आप डालें सभी। जो तीसरी हेडिंग हमारे यहाँ पर है वो है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन तो सबको पता ही होगा क्या है सर्कुलर मोशन। क्या सर्कुलर मोशन ऑसिलेटरी मोशन का एक टाइप है? हाँ है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी जो है वो क्या करेगी, अराउंड सर्कल में के अंदर क्या करेगी, मोशन करेगी, सर्कल के इर्द गिर्द क्या करेगी, मोशन करेगी, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब ये भी सोच लो, ये जो सर्कुलर मोशन है क्या ये रिपीट होता है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम? हाँ सर, रिपीट होता है। तो अगर ये रिपीट होता है, क्या ये ऑसिलेटरी मोशन का टाइप है? हाँ, ये ऑसिलेटरी मोशन का टाइप है। तो वो तो यहाँ लिखेंगे नहीं हम, ये तो मैंने आपको बस एक्स्ट्रा नॉलेज दी है, लेकिन हम सर्कुलर मोशन तो हम सबको पता ही है। when a body travels in a circular path, then the motion is said to be circular motion। ठीक है, तो ये सबको तो पता ही होगा। ठीक है, आ गया, यहां तक तो सबको पता ही होगा। ठीक है, तीनों की तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं
ठीक है, ये भी टाइप्स ऑफ मोशन है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं, ये जो टाइप्स ऑफ मोशन है मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कुछ चीजें, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ने से बेहतर है कि आप इसको समझ ले, तो मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आपको ये कभी भी क्या करेगा, ये कभी भी आपको तंग नहीं करेगा, ठीक है। तो आप 2 मिनट के लिए कॉपी पेन छोड़ दें और मेरी तरफ ध्यान रखें कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो बच्चों मैं समझाता हूं आपको। समझो कि एक गाड़ी जो है वो चल रही है रोड पे, ठीक है, एक गाड़ी जो है चल रही है रोड पे, और इस गाड़ी के अंदर जो है 2 दोस्त सीट पे बैठे हुए हैं, समझ लेना। और एक जो इनका दोस्त है वो बाहर एक प्लेटफॉर्म पे इनको देख रहा है, उसके साइड में एक पोल है, पोल के साइड में इनका एक दोस्त जो है वो बैठा है और इन 2 दोस्तों को देख रहा है। अब समझो, अब ये जो इनका दोस्त है जो बाहर बैठ रहा है और इनको देख रहा है गाड़ी में, और ये जो गाड़ी है चल रही, इसको क्या लग रहा है, इस दोस्त को क्या लग रहा है, इसको लग रहा है ये जो मेरे दोनों दोस्त हैं ये किस में है, ये मोशन में है। समझ लेना आराम से, क्यों लग रहा है ये मोशन में है, क्योंकि गाड़ी जो है मोशन में है, ठीक है। आराम से समझ आया यहां तक, ठीक है। अब दूसरी चीज हम समझ लेंगे, ये वाला दोस्त है इसको मानते हैं हम ए और इस दोस्त को मानते हैं बी। अब ये जो गाड़ी है चल रही है, अब ये जो ए वाला दोस्त है ये कहां है, गाड़ी में, बी वाला दोस्त कहां है, गाड़ी में। अब ए वाला दोस्त बी वाले दोस्त को देख रहा है, उसको क्या लग रहा है, बी चल रहा है कि मोशन में है कि रेस्ट में है। ए वाले को तो डायरेक्ट लगेगा बी रेस्ट में है। क्यों लगेगा रेस्ट में, क्योंकि जो इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये दोनों रेस्ट में है। ये ए विथ रेस्पेक्ट टू बी जो है ये किस में है, ये रेस्ट में है। ए जो है विथ रेस्पेक्ट टू बी किस में है, रेस्ट में है। लेकिन ए विथ रेस्पेक्ट टू सी सम अदर जो बाहर बैठा है, गाड़ी के बाहर है, उसके रेस्पेक्ट में ये दोनों क्या है, मोशन में है। अब एक ही चीज को हम दो चीजें कैसे कर सकते हैं, मतलब कि ये जो बंदा है, ये जो बी बैठा है, सी के नजरिए में ये मोशन में है और बी ए के नजरिए में ये जो है रेस्ट में है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये मोशन में है कि रेस्ट में है। तो ये सब चीजें डिपेंड करती है किस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अब किस फ्रेम में बैठकर ये सब चीजें बता रहे हो, किस फ्रेम में बैठकर ये सब चीजें बता रहे हो। अब देखो ये जो बाहर प्लेटफॉर्म है ये किस में था, ये रेस्ट में था। तो आप खुद रेस्ट में देखकर उन 2 चीजों को देख रहे थे, और जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यही सेट करता है कि आप किसी चीज को क्या रेस्ट कह सकते हो या मोशन कह सकते हो, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक रेफरेंस है जिससे आप क्या कर सकते हो, जिससे आप जज कर सकते हो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। तो क्या है, इट इज अ रेफरेंस, इट इज अ रेफरेंस, reference used to find whether an object is in rest or motion with respect to the object in frame, with respect to that object, ठीक है। क्लियर हो गया, मुझे लगता है ये सब अब इस एग्जाम्पल से तो क्लियर हो गया ही होगा, ठीक है। तो चले आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत आसान सी चीजें हैं, बस आप कनेक्टेड रहिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर भी मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप सबको दूंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए। मानो
कि ये जो है ये कोई देश मान, कोई एक जगह मानते हैं, प्लेस ए मानते हैं ये, और ये मानते हैं हम प्लेस बी। अब किसी एक बंदे को प्लेस ए से जाके प्लेस बी में जाना है, प्लेस ए से जाके निकल के प्लेस बी में जाना है। अब इसके लिए ये एक रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है, ये वाला जो है ये तीसरा रास्ता है, ये वाला जो है ये चौथा रास्ता है, और एक रास्ता ऐसा भी है। ठीक है, अब सबको समझ आ गया होगा। ए को है जो मान ले ए प्लेस से एक आदमी है, उसका नाम है, मान ले उसका नाम मानते हैं विकी। तो विकी को क्या करना है, विकी को ए से बी तक जाना है। अब उसके पास कितने रास्ते हैं जाने के लिए? सर उसके पास तो 4 रास्ते, 5 रास्ते, 1 2 3 4 और 5। तो हर किसी रास्ते से तो वो बी तक जा सकता है। ठीक है, तो हर किसी रास्ते से तो वो बी तक जा सकता है। अब मैं कहूंगा कि विकी ने कौन सा रास्ता, 5th वाला रास्ता चूज किया कहां तक, बी तक जाने का। तो क्या कहेंगे हम, विकी ने कितनी डिस्टेंस कवर की? कहेंगे सर जितनी हम माप सकते हैं, कहां से, ए से बी तक। और ये जो रास्ता विकी ने चूज किया कहां तक, बी तक जाने के लिए, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा आपको विकी जो है, अगर वो शॉर्टेस्ट रास्ता उसको कौन होता बी तक जाने के लिए, तो सभी कहते हैं सर 3 वाला रास्ता जो है उसको कहेंगे हम, सर ये शॉर्टेस्ट रास्ता होता। अगर विकी इस रास्ते से जाता तो ये शॉर्टेस्ट रास्ता होता विकी को ए से बी तक जाने के लिए। ठीक है, बाकी रास्ते भी है विकी को जाने के लिए, ए भी, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, लेकिन शॉर्टेस्ट रास्ता जो इसमें है वो 3 है। ठीक है, ये सब मानते हैं। अब लेकिन विकी ने कौन सा चूज किया, 5 चूज किया। विकी 4 भी चूज कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है, वो तो विकी तक डिपेंड है। लेकिन अच्छा, अब हम मानते हैं डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। जो एक्चुअल पाथ विकी ने चूज की ए प्लेस से बी प्लेस तक जाने के लिए, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। अब वो कोई भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ वो शॉर्टेस्ट पाथ जो विकी अगर चूज करता कहां से, ए से बी तक पहुंचने के लिए, उस शॉर्टेस्ट पाथ को, जो इनमें से सब में से शॉर्टेस्ट पाथ था विकी के लिए ए से बी तक जाने के लिए, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? मुझे लगता है इसमें अब कोई दूसरी शक नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या सर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है? विकी तो ये भी चूज कर सकता था ना, ये 3 वाला पाथ भी चूज कर सकता था, आराम से कर सकता था। तो हम कहते हैं कि विकी ने जो पाथ चूज किया वो शॉर्टेस्ट ही है, मतलब कि उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही है। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ जो विकी ने चूज की, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो क्या शॉर्टेस्ट पाथ एक्चुअल पाथ हो सकती है? हो सकती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज द actual path, it is the actual path traveled by the body ठीक है। दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को दूसरे कलर से लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इस तरह लिख लो, डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट path traveled या covered by the body। ठीक है, याद रख लेना क्या है, डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन, बड़ी भी हो सकती है, और इक्वल टू किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू displacement but cannot be less than
लेस देन डिस्प्लेसमेंट। मतलब इस बात का क्या है कि डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस से या डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो सकती है या उसके बराबर हो सकती है, उसके कम कभी नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस जो होगा वो सबसे क्या होगा, सबसे बड़ा पाथ ही होगा। डिस्प्लेसमेंट को हम पहले ही कह रहे हैं वो शॉर्टेस्ट पाथ है, डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। तो अगर हम कहेंगे कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से कम है तो वो फिर तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ रहा ही नहीं। तो यहाँ पर हम अपने स्टेटमेंट से कंट्राडिक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो है वो भी कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो आगे वाले लेक्चर्स में हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और एनसीईआरटी रीडिंग भी करेंगे। तो यहाँ तक मुझे लगता है लेक्चर नंबर 2 के लिए काफ़ी है। तो आप भी नोट्स बनाते रहे, मेरे साथ साथ बनाते रहे नोट्स। ठीक है, तो ये आपके नोट्स एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग ई सबक। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और किसी को भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लो, जरूरी हम उसका रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो गुड बाय फॉर दिस। आपको मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।